हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम सब सीक्वेंस पर आधारित एक और थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने सब सीक्वेंस के डेफिनेशन और कुछ थ्योरम्स को हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके पहले हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, रीमान इंटीग्रेशन, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रेशन, उसके बाद हमने पढ़ा बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। तो इन सभी टॉपिक्स के वीडियोस बनाए जा चुके हैं और ये सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक एक टॉपिक को, एक एक डेफिनेशन को, थ्योरम को, क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से आसान भाषा में समझाया गया है। तो दोस्तों, उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी इस चैनल से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए, अब हम जल्दी से ये थ्योरम शुरू करते हैं। और इस थ्योरम को पढ़ने के पहले हमने यहाँ पे ये दो नोट्स लिख रखे हैं, दो पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अपने आप में थ्योरम है और इनका प्रूफ पिछले वीडियो में समझाया जा चुका है, तो आपको पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, एक खास बात, भले ही आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है, परंतु आप चिंता न करें। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये थ्योरम पूरा पूरा बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है? आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए, अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम इन दोनों बातों को देख लेते हैं कि ये दोनों बातें क्या लिखी हुई हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं और इस थ्योरम को प्रूफ करने में इन दोनों बातों का बहुत ज्यादा योगदान है। तो इसलिए इन दोनों बातों को पहले समझ लेते हैं। तो पहला नोट नंबर 1 ये कहता है कि इफ एस एन के इज अ सबसीक्वेंस ऑफ एस एन, देन एन के इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू के फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन। यानी कि जो सबसीक्वेंस रहेंगे, तो सबसीक्वेंस के जो मेंबर्स रहेंगे, तो उनके जो सबस्क्रिप्ट रहेंगे, ठीक है, वो जो है, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे SN1, SN2, SN3 है ना भाई, तो ये सब सीक्वेंस के मेंबर्स हो गए। तो ये SN2 जो है उसकी वैल्यू सदैव, मतलब सॉरी, ये जो N2 है ना भाई, इसका जो सब स्क्रिप्ट है N2, उसकी वैल्यू सदैव 2 या 2 से बड़ी होगी। ये जो N3 दिख रहा है उसकी वैल्यू सदैव 3 या 3 से बड़ी होगी, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, अगर मान लो, क्योंकि देखो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अर्थात जब हम सीक्वेंस लिखते हैं दोस्तों, S1, S2, S3, तो यहाँ पे देखो ये कौन है? ये नेचुरल नंबर्स के हिसाब से इसका क्रमांकन होता है, इसकी नंबरिंग, इसके जो मेंबर्स को हम लोग जो डिनोट करते हैं, तो जिसका जो सबस्क्रिप्ट रहता है वो क्या रहता है? नेचुरल नंबर के हिसाब से रहता है। अब देखो, जैसे ये SN3 है, अब आप खुद कंपेयर कर लो कि ये N3 है और ये 3 है, तो ये सीक्वेंस है करके S1, S2, S लाइन से आपको दिख रहा है, ये सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस पे तो मेंबर्स अपन निश्चित स्थानों वाले को उठाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि SN1, SN2 के बजाय अगर आपको कुछ ऐसा दिखता, जैसे S2, S4, S6 इस रूप में दिखता, अब आप बताओ, ये N1 की जगह 2, N2 की जगह 4, N3 की जगह 6 दिख रहा है, तो N3 की जगह दिख रहा है आपको 6, जो कि 3 से बड़ा है। आप देख, यानी कि 3 से बड़ा है, बराबर है, इस रूप में अपन लिख सकते हैं। यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो सब सीक्वेंस के जो मेंबर्स हैं, उनके जो सब स्क्रिप्ट है, अगर आप उनकी तुलना सीक्वेंस के मेंबर्स के सब स्क्रिप्ट से करेंगे, अर्थात यूं कहें कि 1 2 3 से अगर करेंगे, तो सदैव आप इस प्रकार का यहाँ पे संबंध पाएंगे। N1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, N2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, N3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इस तरीके से होगा, ठीक है? तो इस चीज को आप सदैव याद रखें, सदैव ध्यान रखें। और इस चीज को बकायदा प्रूफ किया गया है पिछले वीडियोस में, आप देखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। मतलब कि ना, आप सोचेंगे कि इतनी छोटी सी बात को प्रूफ करने के लिए हमने कम से कम 15 मिनट का समय ले लिया, क्योंकि बहुत सारे उदाहरणों से बहुत डीपली जा करके उसको प्रूफ किया गया। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से विस्तार से समझ में आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कहीं ऐसा डाउट हो रहा होगा या समझने में अगर दिक्कत जा रही होगी ना, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जैसे
अब उदाहरण के तौर पे मैं एक और सब सीक्वेंस ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक और सब सीक्वेंस लेता हूँ, जैसे मैं ले लिया S1, S3, S5। अब देखो ये N1, ये N2, ये N3। अब देखो N3 के रूप में कौन दिख रहा है? 5। तो क्या आप N3 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नहीं कह सकते क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि N3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5। सीधी सी बात है। अब N3 की जगह पे हमको 2 तो नहीं दिख सकता ना भाई। N3 बोलने का मतलब ये है कि ये तीसरा सदस्य है, तो तीसरे सदस्य में हमको S2 तो नहीं दिखेगा। हाँ, तीसरे सदस्य में हमको S3 दिख सकता है, वो दिख सकता है, यानी कि N3 की वैल्यू 3 के बराबर हो सकती है। अगर 1 3 5 वाला क्रम चल रहा है तो N3 की वैल्यू 5 हो सकती है, या और कुछ चल रहा है तो वो हो सकती है। मतलब कुल मिला के N3 की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर रहेगी, उससे छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो बस वही आपको हम समझाना चाह रहे थे। विस्तार से समझने के लिए आप पिछला वीडियो और देखिएगा। चलिए आप देखो, अब दूसरा पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों? इफ द सीक्वेंस Sn is convergent to L, then any subsequence of Sn is also convergent to L। यानी कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो जिस बिंदु की ओर, जिस नंबर की ओर कन्वर्ज करती है, जिस नंबर की ओर वो कन्वर्जेंट होती है, तो उस सीक्वेंस की कोई भी सब सीक्वेंस अगर आप लेते हैं तो वो भी उसी नंबर की ओर कन्वर्ज करेगी, उसी बिंदु की ओर कन्वर्ज करेगी। तो ये भी बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका भी यूज होने वाला है इस थ्योरम में। दोस्तों अब ध्यान से देखिए, ये थ्योरम जो है वो बड़ा गजब है। क्यों बताऊं? क्योंकि ना इस थ्योरम में हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि तीनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है थ्योरम में। और क्या दिए? फॉर अ सीक्वेंस Sn एंड रियल नंबर L, द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। तो 3 बातें यहाँ लिखी हुई हैं, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं और हमको सिद्ध करना है कि तीनों स्टेटमेंट समतुल्य हैं, अर्थात इक्विवेलेंट हैं। अर्थात तीनों स्टेटमेंट में से अगर आप कोई भी 2 को लेंगे तो वे दोनों एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं। और तीनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट बोलने का मतलब ये है कि तीनों में से कोई भी 2 एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं। यानी कि अब प्रश्न ये उठता है कि सर इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? तो दोस्तों जैसे हमारे पास 3 स्टेटमेंट है ना, तो और तीनों स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट सिद्ध करना है, अर्थात समतुल्य है, ऐसा सिद्ध करने। तो इसको सिद्ध करने का बहुत ही सरल सा तरीका ये है, पहले आप पहला स्टेटमेंट लीजिए और पहला लेकर के आप दूसरा सिद्ध कीजिए, फिर आप दूसरा स्टेटमेंट लीजिए, दूसरा लेकर के आप तीसरा सिद्ध कीजिए, फिर आप तीसरा स्टेटमेंट लेकर के पहला सिद्ध कीजिए। तो एक चक्र बन गया, पहले से दूसरे में है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से फिर से पहले में। तो अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप इससे सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ये तीनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है। द सीक्वेंस Sn डज नॉट कन्वर्ज टू L, यानी कि अनुक्रम Sn L पर अभिसरित नहीं होता है, ठीक है। चलिए पहला स्टेटमेंट देख लिया हमने, चलिए देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है। देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन 0 ग्रेटर देन 0 such that for each k belongs to n there exists n k is greater than or equal to k with mod of Snk minus L is greater than or equal to epsilon 0, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट सेकंड है कि एक धनात्मक एप्सिलॉन 0 का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि प्रत्येक k बिलोंग्स टू n के लिए एक nk का अस्तित्व जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू k रहेगा। nk का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि मॉड ऑफ Snk माइनस L एप्सिलॉन 0 से बड़ा या बराबर होगा। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 0 ग्रेटर देन 0 एंड अ सबसीक्वेंस Snk ऑफ Sn such that mod of Snk minus L is greater than equal to epsilon 0 for all k belongs to n। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। और ये सिद्ध करने के लिए चलिए अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला स्टेटमेंट लेकर के दूसरा सिद्ध करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि सीक्वेंस Sn डज नॉट कन्वर्ज टू L, यानी ये जो सीक्वेंस Sn है वो L की ओर कन्वर्ज नहीं करती है। सोचो अगर कोई सीक्वेंस किसी बिंदु की ओर कन्वर्ज कर रही है, इसका अर्थ क्या है? पहले अपन कन्वर्जेंट होने का अर्थ समझ लेते हैं, तो उससे फिर ये समझ में आ जाएगा कि कन्वर्ज नहीं करती है तो उससे हमको क्या आगे निष्कर्ष मिलने वाला है, क्या निष्कर्ष मिलने वाला है वो हम समझ जाएंगे। तो पहले हमको ये समझना होगा कि अगर कोई सीक्वेंस किसी एक नंबर की ओर, किसी एक बिंदु की ओर अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो उसका तात्पर्य क्या है। तो उसका तात्पर्य आपने पढ़ा होगा कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई सीक्वेंस है तो वो
किसी बिंदु की ओर कन्वर्ज करती हुई कब कही जाती है? यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, मान लो वो k है ना भाई, या देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर k सच दैट मॉड ऑफ Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि कोई भी सीक्वेंस किसी बिंदु L की ओर कन्वर्ज करती हुई कब कही जाती है? यदि देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर k, है ना भाई, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर k, पहले तो आपको बोलना है कि कोई भी सीक्वेंस किसी बिंदु L की ओर कन्वर्ज करती हुई कब कही जाती है? यदि किसी भी दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कोई भी आपको एक एप्सिलॉन, एक नंबर दिया गया है, तो उस एप्सिलॉन पर निर्भर करता हुआ एक ऐसा नेचुरल नंबर का अस्तित्व, जो नेचुरल नंबर को हमने यहाँ पे k कहा है, तो k नाम के नेचुरल नंबर का अस्तित्व इस प्रकार अवश्य होना चाहिए कि k से बराबर या बड़े सभी n के लिए ये कथन सत्य हो। कौन सा कथन सत्य हो? मॉड ऑफ Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, ये कथन सत्य हो। तो ये चीज जो है दोस्तों, ये चीज इंप्लाई होती है यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है किसी बिंदु L की ओर, ठीक है। परंतु यहां पर तो पहले स्टेटमेंट में ये दिया है कि सीक्वेंस Sn डज नॉट कन्वर्ज टू L, कन्वर्ज नहीं होती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? चलिए मैं आपको इसको एक बार और रिवाइज करवाता हूं कि अगर कन्वर्ज होती है ना, तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये कथन सही होता है और उसके लिए एक नेचुरल नंबर k का अस्तित्व अवश्य होता है। परंतु ये कन्वर्ज नहीं होती ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई एक एप्सिलॉन ऐसा अवश्य हमको मिलेगा जो इस कथन का पालन नहीं करेगा, क्योंकि ये कथन सभी एप्सिलॉन के लिए, सभी धनात्मक एप्सिलॉन के लिए, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, तो सभी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये कथन तभी पालन होता है जब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, और यहाँ कन्वर्ज नहीं करती है बोला पहले स्टेटमेंट में, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा एप्सिलॉन हमको अवश्य मिलेगा जिसके लिए ये कथन फेल हो जाएगा। मतलब ये जो लेस देन मिला है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, चाहे फिर के आप कुछ भी क्यों ना चुन लो। जैसे अपन बोले ना देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर के, तो चाहे नेचुरल नंबर के कहीं का भी ला लो, एक न एक एप्सिलॉन अवश्य ऐसा मिलेगा जिसके लिए कथन गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती ऐसा बोला गया है। भाई अगर कन्वर्ज करती तो ये प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड ऑफ Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, और इसके लिए हमको कोई ना कोई नेचुरल नंबर k मिल जाएगा जो कि उस एप्सिलॉन पर निर्भर करता होगा। परंतु बोल रहे हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती, मतलब ये कथन प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए तो फिर सच नहीं हो सकता। मतलब कोई ना कोई ऐसा एप्सिलॉन जरूर मिलेगा जो इस कथन को बिल्कुल धराशायी कर दे, यानी कि बिल्कुल इस कथन को फेल कर दे। कोई ना कोई ऐसा तो हमको एप्सिलॉन अवश्य मिलेगा, तो उसी एप्सिलॉन की तलाश यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, और उस एप्सिलॉन का हमने नाम दिया एप्सिलॉन 0, ठीक है। सिंस Sn कन्वर्ट्स टू L, नहीं सॉरी, यहाँ पे आएगा डज नॉट कन्वर्ट्स टू L, अपने को दिया ना डज नॉट दिया, देखो लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो चलिए अब ये सुधर गया है। हमको क्या दिया है? द सीक्वेंस Sn डज नॉट कन्वर्ट्स टू L, तो भैया सिंस सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ट्स टू L, इसलिए ये इनइक्वालिटी जो है वो किसी न किसी एप्सिलॉन के लिए तो अवश्य फेल हो जाएगी। देन द इनइक्वालिटी इतना, यानी यही वाला चीज फेल्स, कोई ना कोई एक ऐसे एप्सिलॉन के, फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई ना कोई ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा जिसके लिए इनइक्वालिटी फेल हो जाएगी, और उस एप्सिलॉन का नाम है एप्सिलॉन 0, ठीक है। चाहे आप फिर के कहीं का भी कोई भी नेचुरल नंबर क्यों ना चुन ले, वॉट एवर के वी चूज, यानी कि हम के को किसी भी तरीके से फिर क्यों ना चुन ले, ये इनइक्वालिटी फिर फेल हो जाएगी, ये वाली। और इस इनइक्वालिटी को फेल होने का मतलब क्या है दोस्तों? कि ये देखो जैसे लेस देन एप्सिलॉन मिला है, तो उसमें क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा एक और बात, के को किसी भी तरीके से क्यों ना चुन लिया जाए। अच्छा एक और चीज आप सुनो जो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है दोस्तों कि भैया किसी एक निश्चित के से बड़े सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए जो उसका एल से जो अंतर है, Sn का जो एल से अंतर है वो एप्सिलॉन से छोटा है, इतना यहाँ पे पता चल रहा है। अब ये कथन फेल हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक ऐसा एप्सिलॉन जिसका नाम एप्सिलॉन 0 है ऐसा मिलेगा कि किसी भी के लिए ये कथन जस्ट पलट जाएगा, लेस देन के बजाय क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। यानी कि चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, वो लाइन अगर आपको कठिन लग रही ना, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, आप फिर देखेंगे बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये देखो, ये एन के ग्रेटर देन इक्वल टू के हम लोग यहाँ पे नोट नंबर 1 में लिखे हैं, उसी को यहाँ पे इस्तेमाल किए, देख लो आप।
कि अगर हमारे पास k कोई नेचुरल नंबर है जिसको वॉट एवर के बोल रहे हैं, कि चाहे के कोई भी चुन लो आप, तो k अगर नेचुरल नंबर है तो अवश्य ही n k इज ग्रेटर देन इक्वल टू k अवश्य होगा। ठीक है, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर k के लिए कि Sn k is a sequence of Sn then Nk is always greater than or equal to k for all k belongs to n। यानी कि कोई भी आप नेचुरल नंबर k लोगे ना तो अवश्य ही आपको Nk ऐसा मिलेगा जो k से बड़ा या बराबर रहेगा, और उस स्थिति में मॉड ऑफ Sn k माइनस s ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है, मतलब अवश्य सीक्वेंस के सदस्यों में से आपको एक ऐसा सदस्य मिलेगा सीक्वेंस का जिसका उस L से फासला, सॉरी यहाँ पे L आएगा, जिसका उस L से फासला जो है वो एप्सिलॉन 0 से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, और वो Sn के मेंबर आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, क्योंकि Nk सदैव k से बड़ा या बराबर होता है और वो L से उसकी दूरी एप्सिलॉन 0 से बड़ी या बराबर अवश्य होगी। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई होता है दोस्तों। ठीक है, अब सेकंड से लेकर के हम लोग थर्ड प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए फॉर k इक्वल 1 इन 2, यानी कि इसी में आप k इक्वल 1 के लिए देखिए, k इक्वल 1 रख के देखिए तो यहाँ पे Sn 1 माइनस l ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर ये जो n1 है ना उसमें +1 में और कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये नेचुरल नंबर ही होगा। और फिर से अपन ने क्या किया कि देखो भाई अब ये n1 + 1 हो गया, तो जिस तरह से हमने यहाँ पे nk चुना ना ग्रेटर देन इक्वल टू k, और वैसे ही n1 + 1 को आप k के रूप में देखो और इससे बड़ा है, जैसे ये nk चुना अपन ने k से बड़ा है बराबर, वैसे n2 अपन यहाँ पे देयर एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में होगा, n1 + 1 से बड़ा है बराबर अवश्य ही एक n2 मिलेगा, जिसके लिए वही वाला कथन फिर से संतुष्ट हो जाएगा। फिर आप एक कदम आगे बढ़ोगे, फिर n2 + 1 लोगे और उससे बड़ा फिर आपको एक मिलेगा n3, तो इस तरीके से आप चलते जाओगे तो देखो Sn1 Sn2 इस तरीके से आपके पास सीक्वेंस सब सीक्वेंस बन जाएगी Sn की। तो Snk माइनस l का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 फॉर एच k बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो इस तरीके से आपने तीसरा कथन भी सिद्ध कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखो तीसरा से पहला, यदि मान लो एप्सिलॉन 0 ग्रेटर देन 0 ऐसा अस्तित्व में है कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले, ऐसी स्थिति में तो फिर वो सब सीक्वेंस जो है एल की ओर कन्वर्ज नहीं होगी, क्योंकि कन्वर्ज होने के लिए लेस देन होना चाहिए, ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू मिल रहा है तो कन्वर्ज नहीं होगी, और सब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं हो रही है तो फिर वो सीक्वेंस Sn वो भी कन्वर्ज नहीं होगी। क्योंकि ये वाला नोट नंबर ये क्या कहते हैं, नोट नंबर 2 कि सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करती है, परंतु ये सब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है इसलिए वो सीक्वेंस भी कन्वर्ज नहीं करेगी, और यही आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है। तो इस तरह से हमने तीसरा से पहला वाला भी सिद्ध कर लिया। तो दोस्तों अब आपको ये इजीली क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।